हेलो एवरीवन। चलिए पिछले वाले सॉल्यूशन के चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि जो आपके टाइप ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, एक था आइडियल, दूसरा क्या था नॉन आइडियल। उसका हमने डिफिनेशन देखा था और कौन कौन से पॉइंट्स जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, दोनों में डिस्टिंग्विश कर सकते हो, अंदर बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या था, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है और कौन से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, इनको हम लोग को पढ़ाई करना है 12th में। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, पहले वो देख लेते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एनी होमोजेनियस सॉल्यूशंस व्हिच आर ओनली डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। जो आपका सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी होगा जो कि केवल किस पे डिपेंड करेगा, जो आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे उनके क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा कि आपने कितना नंबर ऑफ पार्टिकल मिला दिया या उनका अमाउंट में कितना मिलाया। ठीक है, दो बात हम लोग और देखते हैं कि जो भी आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो केवल नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे बिल्कुल नहीं डिपेंड करेगा। केवल किस पे डिपेंड करेगा, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। लेकिन जो आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट है वो कुछ हद तक जो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंड कर जाता है। इस नाते हम लोग एक पॉइंट बना के लिख देते हैं, नोट पॉइंट बना के। कौन सा, फर्स्ट वाला पॉइंट कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर do not depend upon the nature of सॉल्यूट के नेचर पे बिल्कुल नहीं डिपेंड करेगा, बट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में डिपेंड अपॉन, में कर देंगे, डिपेंड कर भी सकता और नहीं भी, में डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जो आपका सॉल्वेंट होगा उसके नेचर पे जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो डिपेंड कर सकता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेनली कितने हैं, 4 तरीके के हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसमें से पहला क्या था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि हम लोग देख चुके हैं बहुत पहले ही। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं इसको, RLBP के नाम से जानते हैं, जो कि इसके जस्ट पहले हमने बताया था। याद कीजिए, राउल्ट्स लॉ का केस 2 जो था, राउल्ट्स लॉ में कौन सा केस, जो दूसरा वाला केस था, उसमें जब आपने क्या किया था, सॉलिड पार्टिकल जैसे जैसे मिलाते गए थे उतना ही ज्यादा जो वेपर प्रेशर था वो क्या करता था, डिक्लाइन करता गया था, कम से कम होता गया। इसमें तो क्या बोले, इसमें लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और जब हमने उसका रेशियो लिया था तो क्या गया था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डेल्टा P बाई डेल्टा P A नॉट। याद कीजिए, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने बताया था राउल्ट्स लॉ के, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में, जस्ट इसके बाद आप देखेंगे उसी वाले वीडियो में था वो। ठीक है, दूसरा क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और एक और है, फोर्थ वाला क्या बोलते हैं उसको, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं, पाई से लिखते थे। तो जब हमने शुरुआत किया था सॉल्यूशन चैप्टर, तभी हमने बताया था कि ये 4 तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पढ़ने हैं। और ये चारों के चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो कहाँ पर एप्लीकेबल है, केवल आइडियल सॉल्यूशन में ही काम करेगा। जब आपका मामला नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर पहुंच जाएगा तो वहाँ पर कौन सा काम करेगा, वहाँ पर आपका वांट हाफ फैक्टर आएगा, जो कि इसके जस्ट बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो एक पॉइंट हम लोग जरूर बना के लिखेंगे कि ऑल दी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर वैलिड ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशन। केवल कहाँ काम करेगा, केवल आइडियल सॉल्यूशन में ही काम करेगा। अगर इन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का बात करते देखते हैं कि करके कि कौन कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है और किस तरीके से वो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। लेकिन इसमें से एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग बहुत पहले ही पढ़ के बैठ चुके हैं, तो उसके बारे में अभी चर्चा करने की जरूरत नहीं, हमने पूरा बता दिया। RLBP के बारे में हमने बताया था जब राउल्ट्स लॉ के केस 2 पढ़ाया था, एक बार आप उसको देख सकेंगे तो पूरा बात समझ जाएंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता सकता हूँ क्या था वो, जो डेल्टा P बाई डेल्टा P A नॉट था वो शायद XB के
बराबर था, और जहां पर एसपी क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ जो सॉल्यूट है वो कहीं ना कहीं क्या आपका डिनोट कर रहा है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, जितना ज्यादा इसका सिंपल सा बात है, क्योंकि जो डेल्टा पी था यही क्या था, चेंज इन वेपर प्रेशर था। अब दोनों का रेशियो हो जाएगा, वो क्या है आपका रिलेटिव चेंज था। रेशियो क्या हो जाएगा आपका रिलेटिव चेंज, लेकिन जो केवल चेंज डेल्टा पी था वो क्या था, चेंज इन वेपर प्रेशर। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे चेंज इन वेपर प्रेशर आपका वेरी करता रहेगा तो रिलेटिव वाला टर्म भी तो वेरी करेगा, क्योंकि जो नीचे वाला टर्म वो क्या है, सॉरी ये डेल्टा में तो कैसा पी है नॉट, ये तो कांस्टेंट है, वेरी तो डेल्टा पी ही करेगा। तो जो डेल्टा पी है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स भी। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे आप इसका अमाउंट बढ़ाते जाओगे तो चेंज भी क्या हो जाता है, बढ़ता जाएगा। और जितना चेंज बढ़ता रहेगा उतना ही वेपर प्रेशर में और कमी होगा, उतना ही लोअर होता जाएगा। इस नाते क्या बोल सकते हैं कि जो भी आपका अमाउंट ऑफ क्या था, सॉल्यूट था, वो कहीं ना कहीं क्या करता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप चेंज करते रहो, जो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा उसी को क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है ना, तो एक बात तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे वाला बात करते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैसे काम करता है। ठीक है, तो दूसरा वाला हम लोग बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वाले चैप्टर का, सॉल्यूशन चैप्टर का। इसको सारे बच्चे बड़े मन से देखेंगे, इस पे क्वेश्चन बहुत आता रहता है। जितना क्वेश्चन आपका होता जा रहा है अपने बुक में क्वेश्चन करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दूसरा वाला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग बात करते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लिखेंगे कैसे इसको, डेल्टा टी बी से, इसका जो सिंबल है डेल्टा मतलब चेंज आएगा, बी मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, टी मतलब टेम्परेचर। इसको लिखने का तरीका क्या है, डेल्टा टी बी। ठीक है, ये समझने से पहले बहुत सिंपल सा बात है, पहले हम लोग समझते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। उससे बेसिक सा बात क्या आएगा, पहले देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फिर एलिवेशन का बात हम लोग बाद में देखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बड़ा सिंपल ही हम लोग को सिखाया गया है जब हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते थे कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे आपका कोई भी सॉलिड कोई भी लिक्विड क्या हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि अपना फेज जो था, जो उसका स्टेट था वो चेंज कर जाए, लिक्विड से गैसियस में चले जाए, गैसियस फेज में। जिस खास टेम्परेचर पर होगा उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। और जो आपका बॉइलिंग पॉइंट हो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे जरूर डिपेंड करेगा। अगर आप उसका टेम्परेचर जो आपका प्रेशर है, जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, अगर आप या उसका जो ह्यूमिडिटी है, अगर ये सब आप चेंज करोगे तो कहीं ना कहीं सेम ही लिक्विड का अलग अलग जगह पे लेके जाओगे तो उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो वेरी करता रहेगा। तो ये स्ट्रांगली डिपेंड करता है, ये जो आपका बॉइलिंग पॉइंट हो गया या आपका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, जितने भी सारे के सारे टर्म्स हैं अलग अलग सॉलिड के लिए, गैस के लिए और लिक्विड मॉलिक्यूल जो फिक्स करके रखे जाते हैं, ये कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। कंडीशन आप चेंज करोगे तो कहीं ना कहीं ये पैरामीटर अपना बदल जाएगा। ठीक, जैसे वाटर का हम लोग जानते हैं कि 1 atm जो हम लोग का एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो कितना मान के रखा गया, 1 atm। अब इस पे जो आपका वाटर होगा, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट हो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन ये तब होता है 100 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट वाटर का जब आपका प्रेशर कितना हो, 1 atm हो। लेकिन कहीं अगर आप यही प्रेशर बढ़ा दिए, कुछ और बढ़ा दिए, प्रेशर आप बढ़ाते गए या प्रेशर घटाते गए, तो कहीं ना कहीं जो बॉइलिंग पॉइंट था है आपका वाटर है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट आपका घट भी सकता हो, बढ़ भी सकता हो, डिपेंड करेगा कि आपका कंडीशन कैसा है। ठीक है ना, ये बात सारे बच्चों को समझना है। ठीक, तो जो आपका बॉइलिंग पॉइंट था, इसी बॉइलिंग पॉइंट को मैं अलग अंदाज में आपको बता रहा हूँ जिससे आपको ज्यादा समझ में आसानी होगा, और उससे आप ये वाला पॉइंट जरूर समझ पाएंगे, एलिवेशन वाला। तो एक तो बेसिक डिफिनेशन सबको पता है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, गैसियस मॉलिक्यूल का, उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक, लेकिन एक बात तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि लिक्विड का एक ऐसा टेम्परेचर जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, क्योंकि आपका जो लिक्विड था वो वेपर में कन्वर्ट होना कब शुरू होता है, जब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाए। और वो तब हो पाएगा जब आपका वेपर प्रेशर, किसका, लिक्विड का वेपर प्रेशर, जो बाहर का आपका प्रेशर है, बाहर का प्रेशर कौन देता है, एयर, जिसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। जब दोनों बात बराबर हो जाता है तब कहीं आपका अंदर का जो कंटेनर का प्रेशर था वो निकल के कहाँ जाता है, बाहर की तरफ।
तो आप इसको दो अलग अलग अंदाज में इसको क्या कर डिफाइन कर सकते हैं। या तो टेम्परेचर के टर्म में बोलेंगे तो ऐसे बोल देंगे, स्टेट के टर्म में अगर बोलेंगे तो एक ऐसा टेम्परेचर जब आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। या दूसरा बोल दीजिए कि एक ऐसा टेम्परेचर जब आपका लिक्विड किस में, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर था वो किसके बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। और जब ये वाला डिफिनेशन देंगे तो आप इसको आसानी समझ पाएंगे। बात वही है, बस खाली कहने का तरीका अलग है, ठीक है। वे ज्यादा हद तक आपका डिफिनेशन आप यही यूज करेंगे, ठीक। तो कर दीजिए कि फॉर एनी लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट is the temperature at which the vapor pressure of liquid is equal to the atmospheric pressure। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता कितना है, 1 atm होता है। सिंपल सा बात है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक कितना होता है, 1 atm, ठीक। तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा अगर ग्राफिकली करना चाहे तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हैं। जैसे मैं ऐसा कर दिया कि इस वाले एक्सिस पे हमने लिख दिया टेम्परेचर, किसमें, डिग्री सेल्सियस में। इधर हमने लिख दिया प्रेशर कौन सा रहेगा, वेपर प्रेशर वाला। और एक ये हमने लाइन खींचा जो कि क्या डिनोट कर रहा है आपका, 1 atm। यानी कि ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर कितना आपका 1 atm प्रेशर है, ठीक है। अब अगर कोई लिक्विड रहता, ऐसे करते हैं, ये आपका वेपर प्रेशर वाला एक्सिस है, अभी समझ जाएंगे पूरा बात, बड़ा आसान है ये। इधर क्या था, टेम्परेचर वाला। मानते कोई लिक्विड था 0.1 में है, अब इसका टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हो, इस वाले एक्सिस पे जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, T, और ऊपर जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, P। तो किसी भी लिक्विड का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो उसी के करस्पॉन्डिंग उसका वेपर प्रेशर भी तो बढ़ता जाएगा। शुरुआत में हमने सिखाया था कि अगर T ज्यादा रहेगा तो उसमें बनने वाला वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा रहेगा। यानी कि जो T है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, वेपर प्रेशर के। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसे बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा टाइम आया, एक ऐसा टेम्परेचर आया कि जब आपका इसका ये क्या था, आपका वेपर प्रेशर था किसका, लिक्विड का, और ये क्या था 1 atm। यानी कि वेपर प्रेशर आपका किसके बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। और इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर आएगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, वही क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। वही क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। बॉइलिंग पॉइंट स्टैंडर्ड वैल्यू था तो उसका हमने नाम रख दिया TB0, ठीक। ये 0.1 था, यहाँ मान लेते कि 0.2 पे पहुंच गया। अब क्या हुआ, अब उसी में आपने मिला दिया सॉल्यूट। ये किसका था, ये प्योर लिक्विड का था, पूरा बात समझिए अच्छी तरीके से। ये किसका था, ये जो ग्राफ गया है किसका है, प्योर लिक्विड का। लेकिन जैसे आपने उसमें क्या मिला दिया, सॉल्यूट पार्टिकल मिलाया, तो जो सॉल्यूट पार्टिकल जाके मिला देंगे, ये तो भी सॉल्वेंट था, प्योर था, उसी सॉल्वेंट का हमने वहां ग्राफ खींच दिया। अब जब जाके आपने इसमें मिला दिया सॉल्यूट, तो जब सॉल्यूट का पार्टिकल जाके मिलेगा, तो याद कीजिए शुरुआत में हमने सारा कुछ बता दिया है। इसमें सॉलिड पार्टिकल जाएगा तो क्या करेगा, वेपर प्रेशर को थोड़ा सा कम करेगा। क्यों कम करेगा, सारा रीजन हमने बताया अच्छी तरीके से। जितना ज्यादा पार्टिकल इसमें मिलाते जाएंगे उतना ही इसका क्या हो जाता है, जितना पार्टिकल मिलाते जाएंगे उतना ही इसका बीपी और कम होता जाएगा। तो अगले वाले में क्या करें, तो वो बन गया सॉल्यूशन आपका। तो उसी सेम टेम्परेचर पे मान लेते हैं आपका जो टेम्परेचर था वो कितना था, ये आपका रूम टेम्परेचर था, मतलब कितना 25 डिग्री सेल्सियस। अब सेम ही लिक्विड में आपने क्या मिला दिया, सॉलिड पार्टिकल मिला दिया, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो चुका है, कम हो चुका है, पॉइंट हमने रख दिया 1 अब उसका भी आप T बढ़ाते गए, तो कहीं ना कहीं आपका प्योर वाले से तो इसका क्या रहेगा, हमेशा हर पॉइंट पे वेपर प्रेशर कम ही रहेगा। क्यों, क्योंकि आपने उसमें मिला दिया है सॉल्यूट, ठीक। और जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाएंगे उतना ही वेपर प्रेशर और कम होगा। इसलिए मैंने शुरुआत में बताया गया कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि आपका किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ पार्टिकल ऑफ किसके ऊपर, सॉलिड का जो पार्टिकल था उसके अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा आप पार्टिकल मिलाएंगे उतना ही क्या होगा, प्रॉपर्टी में और कमी हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपका जो प्रॉपर्टी था प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक। अब जब जाके एक तो ऐसा पॉइंट आएगा जब इसका वेपर प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का जाके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आएगा वो इसका इस सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। इसका हमने नाम रख दिया 2 और ये था क्या था 1 2 और क्या था 1 2। अब इसके बीच में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं दोनों के बॉइलिंग टेम्परेचर में ही क्या हो गया, चेंज आ गया। बाद वाले का जो बॉइलिंग टेम्परेचर था वो बढ़ गया कि घट गया। पहले आपका जो लिक्विड था उतने TB0 पे ही क्या कर गया था, बॉयल करता था, अभी कब करेगा,
टीबी पे बॉयल करेगा। जो आपका टीबी नॉट था वो छोटा पड़ा किससे, टीबी में, ठीक है। तो आपका जो टेम्परेचर था यानी कि बॉइलिंग टेम्परेचर था वो बढ़ गया कि घट गया, ऑब्वियसली क्या हो गया, बढ़ गया। बढ़ गया इतना तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलिवेशन बोलते हैं। और किसमें बढ़ोतरी हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट में, इतना तो इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और कितना बढ़ेगा वो डिपेंड करेगा कि आपने कितना यहाँ ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल मिलाया था, यानी कि कहीं ना कहीं आपका कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। किसके कंसंट्रेशन पे, जितना अमाउंट आपने सॉल्यूट का मिलाया था, जितना कंसंट्रेशन आपने सॉल्यूट का मिलाया था। इस चेंज को अगर हम लोग क्या बोलते हैं, टीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा टीवी बोलते हैं, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग। अब उसका हम लोग एक फॉर्मूला ये ड्राइव कर लेते हैं कि कितना ज्यादा अमाउंट अगर आप मिलाओगे, कितना ज्यादा अमाउंट क्या मिला देंगे हम लोग, सॉलिड पार्टिकल मिलाएंगे तो कितना ज्यादा इंक्रीमेंट होगा किसमें, बॉइलिंग पॉइंट में। ठीक, तो एक बात हम लोग को पता लग गया कि जो भी आपका डेल्टा टीबी है वो कितना है, टीबी माइनस टीबी नॉट, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो जो आपका डेल्टा टीबी आएगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पे। अब जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हो तो बहुत सा कंसंट्रेशन होता है, अरे आप उसका मोलरिटी के टर्म में रिप्रेजेंट कर दो, नॉर्मलिटी के, मोलरिटी के, मोल फ्रैक्शन भी कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन ही बताता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप क्या करते हैं, मेजर ही तो करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, कि ओवरऑल का जो नंबर ऑफ मोल था उसमें कितना नंबर ऑफ मोल किसका है, सॉल्यूट का है। ठीक है, लेकिन कंसंट्रेशन डिपेंड करने के आपके पास तीन टर्म है, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, पीपीएम भी था और क्या है, मोलरिटी है। अब इन सब में से आप जो इसका कंसंट्रेशन था सॉलिड का किसी भी टर्म में, किसी भी पैरामीटर में आप यहाँ रख सकते हो, लेकिन अगर आप मोलरिटी नॉर्मलिटी के टर्म में यहाँ रखोगे तो जो आपका मोलरिटी नॉर्मलिटी वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। और यहाँ पर हम लोग देखें कि टेम्परेचर हम लोग वेरी करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका एक और वेरिएबल मिल जाएगा, दूसरा तीसरा वेरिएबल। यहाँ पर अभी आप कितने वेरिएबल से डील कर रहे हो, तो प्रेशर से डील कर रहे हो, दूसरा टेम्परेचर से। लेकिन अगर आप कंसंट्रेशन भी एक ऐसा कंसंट्रेशन में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का, जो कि पहले से ही क्या था, टेम्परेचर डिपेंडेंट वाला पैरामीटर से फॉलो कर रहा था, तो आपके पास तीन पैरामीटर हो जाएंगे। तो उस समय आपका हैंडल करना उसको मुश्किल हो जाएगा। इस नाते हम लोग कोशिश क्या करते हैं, शुरुआत में हमने आपको सिखाया था दो अलग अलग क्लासिफिकेशन करके, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट वाला, एक दूसरा क्या था, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, जिसमें से मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन दो ऐसे पैरामीटर थे रिप्रेजेंट करने के लिए कंसंट्रेशन, जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते थे। तो हम लोग क्या यहाँ कोशिश करेंगे कि वही पैरामीटर उठाएंगे जो कि टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पे चेंज ना हो, जिससे क्या हो, आपका जो ऑब्जर्वेशन हो वो एग्जैक्ट आए। नहीं तो क्या होगा, इसमें भी वेरिएशन आ जाएगा, किसमें, कंसंट्रेशन में, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। करने को तो कोई कुछ भी कर सकता था, लेकिन ऐसे ही जिन लोगों ने इस पे काम किया था उन्होंने ऐसे ही बताया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाला उठाते हैं, को क्या, उसका कंसंट्रेशन पैरामीटर रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो देखना जो RLBP अभी आया था, RLBP की देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, जो आपका RLBP था वो डिपेंड किस पे करता था, मोल फ्रैक्शन वाला टर्म वहां रखा गया था। अब मोल फ्रैक्शन भी क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाला पैरामीटर। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मोलरिटी उठाते हैं। ठीक है, मोलरिटी भी क्या आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाला पैरामीटर। जो आपका डेल्टा टीबी है वो क्या करते हैं, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं, मोलरिटी के। अब जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी, एक कांस्टेंट लगाते हैं, इनटू क्या लगाते हैं, मोलरिटी। जहाँ पे केबी क्या एक कांस्टेंट, उसका नाम क्या है, मोलल, केबी का नाम क्या है, मोलल एलिवेशन, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, एम क्या था आपका, एम तो मोलरिटी है, क्या है, मोलरिटी है। मोलरिटी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई क्या था, मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें, किलोग्राम में। नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं, W बाई कर लिए एम नॉट, यहाँ पर W क्या है, सॉल्यूट का गिवन मास है, एम नॉट क्या है, मॉलिक्यूलर मास किसका, वो भी सॉल्यूट का। वेट किसमें रख रहे हैं, सॉल्वेंट का, ये W ऑफ किसका है, वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें, किलोग्राम में। अगर आप इसको ग्राफ में करना चाह रहे हैं तो उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें, ग्राम में। तो इस तरीके से मोलरिटी आ गया। तो फाइनली जो हम लोग का फॉर्मूला निकल के आया कौन सा, डेल्टा टीवी वाला किसके बराबर आ गया, डेल्टा टीवी इक्वल्स टू बी केबी इनटू क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000
बाय क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें, ग्राम में। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, कि कितना एलिवेशन हुआ, यानी कि कितना अमाउंट आपने मिलाया है, क्या है W, सॉल्यूट का ही तो वेट है। जितना ज़्यादा आप अमाउंट मिलाओगे उतना ही ज़्यादा ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या करेगा, चेंज होगा। ठीक है ना। तो यहाँ तो सारे बच्चे कर ले जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे हम लोग करते हैं दूसरा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ले लिया। अब ठीक है, अब आगे वाला देखते हैं। जो अगला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था, क्या नाम था उसका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये दोनों काफी लिंक है, दोनों के दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि दोनों किससे जुड़ा हुआ है, आपका टेम्परेचर से जुड़ा हुआ है। एक टेम्परेचर आपका लिक्विड से गैसियस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने वाला है, और दूसरा कौन सा है, सॉलिड से किस में लेकर आएगा, लिक्विड में। क्योंकि वो वाला कौन सा है, वो फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेशन हुआ उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो अगला वाला कर लेते हैं, तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा टी एफ से। सिंपल बात है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट टी मतलब टेम्परेचर और डेल्टा मतलब चेंज। ठीक है, अब ये भी कितना ज्यादा आप चेंज करोगे उतना ही डिपेंड करेगा आपका किसके ऊपर, सॉलिड पार्टिकल के ऊपर, या अमाउंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल। ठीक है, तो ये जानने से पहले फ्रीजिंग पॉइंट क्या है उसको फिर से डिफाइन करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना, फ्रीजिंग पॉइंट के भी आप दो डिफिनेशन जानते होंगे। एक तो ऐसा टेम्परेचर जब आपका सॉलिड पार्टिकल किसमें कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में। जिस खास टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो जाएगा नाम रख देंगे फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन कहीं ना कहीं आपका फ्रीजिंग पॉइंट भी किस पे डिपेंड कर रहा है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे। कंडीशन चेंज करोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट का भी वैल्यू चेंज होता रहेगा। ठीक, और दूसरा हम एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं कि जब सॉलिड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, जब सॉलिड का वेपर प्रेशर जो लिक्विड था उसके वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो उस खास टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग टेम्परेचर या फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाकी सारा बात वही सेम ही है। तो क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर ऑफ एनी substance at which vapor pressure of its liquid state is equal to vapor pressure of its solid। बहुत सिंपल सा बात, जब किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर था वो उसके सॉलिड के वेपर प्रेशर के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, और जिस खास टेम्परेचर पे हो जाए दैट पॉइंट इज नोन एज, या दैट टेम्परेचर इज नोन एज फ्रीजिंग टेम्परेचर और फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसका भी हम लोग कर्व खींच लेते हैं, जैसे पिछले बार किए थे, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। टेम्परेचर भी किस में है, डिग्री सेल्सियस में, अगर ये किस में है, एटीएम में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब क्या है कि जो आपका सॉलिड होगा, नॉर्मल क्या देखा गया कि जो आपका सॉलिड है उसका वेपर प्रेशर कहीं ना कहीं उसके लिक्विड से कम होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ पार्टिकल होगा वो गैसियस फेज में कम से कम जाएंगे। ठीक, तो जो भी आपका सॉलिड था ये मानते किसका था, ये सॉलिड का है। ठीक, अब प्योर लिक्विड आपने ले लिया किसी एक खास टेम्परेचर पे, यहाँ पर आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, वहाँ पर टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज कर रहे थे, किसमें, जो भी आपका बॉइलिंग पॉइंट था उसमें आप क्या करते थे, टेम्परेचर इंक्रीज करते थे, तो उसके रिगार्डिंग क्या होता था, वेपर प्रेशर बढ़ता था। अभी क्या करना है, अभी जो आपका लिक्विड था उस लिक्विड को आप किसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, लिक्विड को आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं सॉलिड में, तो आपको इस बार क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग जो आपका वेपर प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक, तो होता क्या है कि जो आपका सॉलिड का होगा, जब सॉलिड किसी टेम्परेचर पे रहा होगा, 0.1 मानते हैं, ऐसे पॉइंट नंबर इसको 2 दे दिए, जैसे इसके उसका टेम्परेचर आप कम करते जा रहे हो तो उसका वेपर और कम से कम वेपर बनता जाएगा। ठीक,
अब उसी का हमने ले लिया प्योर लिक्विड, क्या ले लिया, उसी का प्योर लिक्विड ले लिया। अब लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा, सॉलिड से ज्यादा होगा। और ये कैसा, ये लिक्विड अभी प्योर था, कैसा प्योर, यानी कि अभी आपने इसमें सॉलिड पार्टिकल मिलाया नहीं है। मानते ही पॉइंट नंबर कहीं आगे कट किया होगा, 1 डैश पे आगे कट कर गया, ठीक है। इसके रिगार्डिंग कोई ना कोई टेम्परेचर आया होगा। इस पॉइंट पे दोनों का वेपर प्रेशर क्या है, बराबर है। सॉलिड का जितना वेपर प्रेशर उतना ही किसका हो गया, जो आपका प्योर लिक्विड था, ठीक है। इस टेम्परेचर का नाम हमने रख दिया TF0 रख दिया। क्या रख दिया, TF0, यानी कि जो आपका प्योर लिक्विड था उसका क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। लेकिन क्या कर दिया, जब उसी में आपने सॉल्यूट मिला दिया तो क्या होगा, प्योर लिक्विड के अकॉर्डिंग उस सॉल्यूट का वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम होगा। क्यों कम होगा, सारे बच्चों को पता है, ठीक। इसके एक आपका क्या, ये आपका सॉल्यूशन था, यानी कि उस लिक्विड में आपने क्या मिला दिया आपने सॉल्यूट। इसके अच्छा, अब इसका जब करेंगे इसके रिगार्डिंग जो आएगा, यहाँ पर भी दोनों का क्या हुआ, वेपर प्रेशर आपका बराबर हो गया, इसका सॉलिड का और सॉल्यूशन का। इसके रिगार्डिंग जो भी आपका टेम्परेचर आएगा उसी को आपने क्या नाम रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट, उस पार्टिकुलर सॉलिड का। अब इस बार ध्यान से देखिए, इस बार जो आपका चेंज आया है, चेंज कितना है, डेल्टा TF। चेंज कैसे निकालेंगे, ये वाला वैल्यू आपका बड़ा है, जो TF था आपका छोटा पड़ गया। इस बार वही हुआ, तो इस बार जो आपका टेम्परेचर में डिक्रीमेंट हुआ कि इंक्रीमेंट हुआ, टेम्परेचर में आपका डिक्रीमेंट हुआ। और डिक्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं। इस नाते इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कैसे निकालेंगे, तो इस बार बड़ा वाला नंबर कौन सा है, TF0 है, माइनस कितना है, TF। पिछली बार जब बॉइलिंग पॉइंट वाला था वहां पर उल्टा था, वहां पर TB में से आपने TB0 माइनस किया था, क्योंकि वहां पर एलिवेशन यानी कि TB का वैल्यू बढ़ गया था और जो TB0 था छोटा था। इस बार मामला थोड़ा सा उल्टा, इस बार TF0 बड़ा हो गया और जो TF था वो छोटा पड़ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो टेम्परेचर था उसमें डिप्रेशन हुआ है। अब ये कितना डिप्रेशन होगा, इसके बीच में कितना गैप आएगा, वो डिपेंड होगा कि कितना वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट हुआ। और वेपर प्रेशर में जितना डिक्रीमेंट होगा वो कौन तय करेगा कि आपने कितना ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल उस पार्टिकुलर प्योर लिक्विड में आपने मिलाया था, ठीक है। फिर वही बात हो गया कि जो डेल्टा TF था वो कितना हो जाएगा, TF0 माइनस TF। और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के। क्या इतना बात सारे बच्चे समझ रहे हैं, ठीक है। एकदम सिमिलर कंडीशन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहाँ भी हम लोग बताइए कौन सा कंसंट्रेशन का कौन सा पैरामीटर उठाएं जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड ना करे। तो यहाँ भी हम लोग क्या उठा लेते हैं, मोलरिटी ही उठा लेते हैं, क्योंकि मोलरिटी इकलौता कंसंट्रेशन वाला टर्म है जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस बार KF लग जाएगा कांस्टेंट के नाम पे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोलरिटी। अब ये क्या नाम हो जाएगा इसका, मोलर कौन सा कांस्टेंट है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट। जो आपके दोनों कांस्टेंट वो किस पे डिपेंड करेंगे, वो प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट का रहेगा। अलग अलग जो आपका सॉल्वेंट होगा उसका मोलर कांस्टेंट का वैल्यू भी क्या करेगा, चेंज करेगा। इस नाते हमने शुरुआत में पॉइंट बना के क्या लिखा था कि जो भी आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल पे जरूर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। पिछले वाले केस में आपका Kb आया था, यहाँ पर KF आया, दोनों के दोनों कांस्टेंट किसका नेचर बताएंगे, आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट बताएंगे, ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट। और जो सॉल्यूट से जुड़ा हुआ बात रहेगा वो क्या रहेगा, उसका अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा, उसका कंसंट्रेशन में कौन सा पैरामीटर लेंगे जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड ना करे, ठीक। अब इसको भी हम लोग पिछले बार की तरह सॉल्व कर लेंगे। डेल्टा TF इक्वल टू कितना हो जाएगा, KF, मोलरिटी निकालेंगे कितना हो जाएगा, W/m0। W अगर किसमें किलोग्राम में रखना है, किसका, सॉल्वेंट का मास। डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू W इंटू 1000। अगर आप इसमें कन्वर्ट कर देंगे ग्राम में, m0 W आप किस में आ गया, ग्राम में आ गया, किसका, सॉल्वेंट का। जो नीचे वेट ऑफ kg वो किसका है, वो सॉल्वेंट का है, जो W ऊपर लिखा है वो किसका है, सॉल्यूट का है। तो इस तरीके से आप इसका भी वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जितना ज्यादा वेट आप मिलाएंगे किसका, सॉल्यूट का, उतना ही ज्यादा डिक्रीमेंट किसमें होगा, फ्रीजिंग पॉइंट में, ठीक है ना। तो ये तीन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप क्या हो गया, एक आपका सबसे पहले कौन सा बताए, RLVP हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, तीसरा कौन सा हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब आगे हम लोग अभी चर्चा करते हैं कि जो आपका KF है और जो आपका KB है, जो आपका KF था और जो आपका KB था वो डिपेंड किस पे करेगा, सॉल्वेंट पे। तो बातें हैं अब इस पे बात करते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा,
और इन दोनों में से किसका वैल्यू बड़ा होता है। अगर आप सेम ही सब्सटेंस ले लिए, सेम ही सब्सटेंस का आप KF देख रहे हैं, उसी का क्या देख रहे हैं, KB देख रहे हैं, तो उसमें से किसका वैल्यू ज्यादा होगा, किसका वैल्यू कम होगा, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, इसका भी आप जल्दी से क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। और उसके बाद अगले वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, अगले वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो और चौथा वाला जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बचा हुआ है, जो फोर्थ वाला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बचा हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बस 2 मिनट का बात होगा, 2 मिनट में हम लोग इसको देख लेते हैं कि जो आपका KF होगा, जो आपका KB होगा, इसका यूनिट क्या क्या होगा, और सेम ही सब्सटेंस के लिए KF का वैल्यू बड़ा होगा कि KB का वैल्यू बड़ा होगा, और क्यों बड़ा होगा उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अगला हम लोग बात करते हैं। एक बात सारे बच्चों को ये जरूर देख लेना है कि जब हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का बात कर रहे हैं, लिखते कैसे हैं, डेल्टा TB से लिखते हैं। यहाँ पर कितना था, TB माइनस TB नॉट आया था। यहाँ पर TB नॉट आपका प्योर लिक्विड का होता है बॉइलिंग पॉइंट, और ये किसका होता है, सॉल्यूशन का होता है, यानी कि इम्प्योर लिक्विड रहेगा। सिंपल सा बात है, यानी कि इसमें सॉल्यूशन वाला जो बॉइलिंग पॉइंट आया था उसमें से प्योर सॉलिड का जो आपका प्योर सॉल्वेंट था, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था उसको आपने क्या किया था, माइनस किया था। ठीक, लेकिन जब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला बात करते हैं, लिखते कैसे हैं, डेल्टा TF से, तो यहाँ मामला आपका उल्टा पड़ जाता है। यहाँ TF नॉट में से क्या माइनस करते हैं, TF। ये बात सारे बच्चों को अच्छी तरीके से सीखना है, कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पर आपका TF नॉट में से क्या माइनस कर रहे हैं, TF माइनस कर रहे हैं, यानी कि ये प्योर लिक्विड का क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट था। ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट था, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट था। लेकिन यहाँ पर क्या था, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट था उसमें से घटाए थे जो आपका सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, और यही किसके बराबर आया था, MKB के बराबर आ गया। ये किसके बराबर आया था, MKF के बराबर आ गया था। अब आपको डील करना, आप किस बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग KB और KF के बारे में बात करने जा रहे हैं कि उसका जो यूनिट होगा वो कितना होगा। ठीक है, देख लेते हैं। यूनिट ऑफ KF एंड KB। KF का अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, क्या डेल्टा TF बाई मोलरिटी होगा, कोई दिक्कत तो नहीं, फॉर्मूले की बॉडी तो यही आएगा। ऊपर क्या है, टेम्परेचर का यूनिट, तो क्या इसको लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस बाई मोलर। इसका यूनिट कितना आएगा, डिग्री सेल्सियस बाई मोलर। और मोलर को हम लोग जानते हैं, मोल बाई क्या हो जाएगा, किलोग्राम। अरे क्या मोलरिटी है ना, तो मोलरिटी का यूनिट यहाँ लगा देंगे, क्या हो जाएगा उसका, डिग्री सेल्सियस। और लिख सकते हैं इसका यूनिट क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस बाई मोल, और मोल बाई कितना हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। ये भी लिख सकते हैं, या मोल इनवर्स कर दें, केजी कर दें। ठीक है, इसको अगर आप एक लाइन में लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे, मोल इनवर्स केजी डिग्री सेल्सियस। ये इसका यूनिट किसका होगा, ये KF का आपका यूनिट हो गया। ऐसे अगर KB का निकालना चाहें तो KB इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा TB बाई M, डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, बाई कितना हो जाएगा, मोलर। सेम ही यूनिट रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। इसका भी कितना आएगा, दोनों का यूनिट सेम ही आएगा। इसको भी कितना करेंगे, डिग्री सेल्सियस KG बाई कितना हो जाएगा, मोल। और अगर आप लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स KG डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब हम लोग को देखना है कौन सा वैल्यू बड़ा होता है। अगर एक वाटर लेके चले, अगर प्योर वाटर ले ले, ये बात देखा गया है जो प्योर वाटर का, क्योंकि ये आपका सॉल्वेंट और सारे सॉल्वेंट का जो आपका KB का वैल्यू है, जो आपका KF का वैल्यू है, वो पहले से आपको पता रहता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसका, सॉल्वेंट का। ये आप जरूर कहीं लिख देना पॉइंट बना के, जो आपका KF एंड KB है, ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये आपका सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। ये बात स्टार पॉइंट बना के कहीं लिख दीजिए, कंफ्यूज नहीं करना है। और इसी वजह से जो आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का जो नेचर होगा कहीं ना कहीं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, इफेक्ट करता है। किसके जरिए इफेक्ट करेगा, KF और KB के वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, इतना सारे बच्चों क्लियर हुआ। अगर वाटर का हम लोग बात करें, वाटर के KB के बारे में बात करें, तो वाटर का KB का वैल्यू आता है 0.52। ठीक है, मोल इनवर्स KG डिग्री सेल्सियस। और अगर KF का बात करें तो KF कितना आता है, 1.08 आता है। ये केल्विन में अगर हम लोग बात करें, किसमें आता है, ये केल्विन KG पर मोल में आता है।
ऐसे ये भी केल्विन केजी पर मोल में इसका वैल्यू इतना है, किसका, वाटर का, डिग्री सेल्सियस में नहीं, किसमें, केल्विन में। तो अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान देखें तो वाटर के लिए जो आपका केएफ का वैल्यू आया वो किससे बड़ा है, केवी के वैल्यू से बड़ा है। जो केएफ का वैल्यू किससे बड़ा है, केवी के वैल्यू से बड़ा है। तो ये देखते हैं कि ये जो वैल्यू आता होगा बड़ा क्यों आता होगा, इसको देखते हैं। एक्सपेरिमेंटली देखा क्या गया, जो आपका केएफ, थर्मोडायनामिक्स तो सब लोगों ने पढ़ा होगा। थर्मोडायनामिक्स में जो आपका केएफ और केवी का वैल्यू कैलकुलेट किया गया, जो आपका केवी आता है वो केवी किसके बराबर आता है, RTV² बाई 1000 LV। और जो आपका LV होता है, LV क्या है, LV होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये क्या है आपका, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी कि कोई भी आपका लिक्विड मॉलिक्यूल था, वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो आपको हीट देना पड़ेगा, और ऐसा हीट लेटेंट हीट है ना, मतलब आप हीट दोगे लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। ऐसे हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट, उसको हिंदी में बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। यानी कि आपने एनर्जी दिया, हीट देते गए, लेकिन टेम्परेचर बिना चेंज किए फेज चेंज कर लिया, उसको क्या बोलते हैं लोग, लेटेंट हीट। तो जो आपका LV होता है कितना होता है, डेल्टा H वेपराइजेशन बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल पाएंगे मोलर मास किसका हो जाएगा, सॉल्वेंट का, क्योंकि केवी किसका प्रॉपर्टी, सॉल्वेंट का, तो लेटेंट हीट भी किसका है, सॉल्वेंट का है, ठीक। ऐसे अगर आप केएफ निकालना चाहे तो केएफ कितना आता है, RTF² बाई कितना, 1000 LF आ गया, जहां पे LF क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब सॉलिड से किसमें कन्वर्ट करना है, लिक्विड में। आपने हीट दिया बिना टेम्परेचर चेंज किए, जो आपका फेज था वो किससे कन्वर्ट होगा, सॉलिड से लिक्विड में आ गया। जितना हीट आपको देना पड़ा ये किसके बराबर आएगा, डेल्टा H ऑफ फ्यूजन बाई कितना आएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। और हम लोग जानते क्या है कि जो आपका किसी लिक्विड के लिए, ये पॉइंट मैं यहां लिख देता हूं, किसी भी लिक्विड के लिए जो आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, उसका वैल्यू फॉर एनी लिक्विड, देखा क्या गया कि जो LV होता है वो हमेशा किससे बड़ा होता है, LF से। जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है किससे बड़ा होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान से देख सकते हैं कि जो केवी था वो किसके है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना LV के, और LV का वैल्यू आपका क्या होता है, बड़ा होगा, किससे बड़ा है, LF से। इस नाते जो आपका KF का वैल्यू होता है वो बड़ा पड़ जाता है, जो KV का वैल्यू हो छोटा पड़ जाता है, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर हो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और जहां तक की रही बात इसका TB² का और TF² का, तो इसका वैल्यू लगभग आस-पास होगा, ज्यादा डिक्रीमेंट या ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं करता, ठीक है। इसका जो इसमें जो डोमिनेट करता है, ज्यादा डोमिनेट करता है कौन सा हीट, जो लेटेंट हीट है, चाहे वो फ्यूजन वाला हो चाहे वेपराइजेशन वाला हो। इस नाते हम लोग इसके टर्म में क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप बात करो तो जो भी आपका KF का वैल्यू होगा वो बड़ा पड़ जाएगा इससे, KV से। अब सारे बच्चे यहाँ से जवाब दे सकते हैं कि आपका जो KF होगा, वो क्यों KV से बड़ा होता है, किसी एक ही टाइप के सब्सटेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक इस वाले लेक्चर में आप लोग कर लीजिए। अब अगले लेक्चर में हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर और उसके बाद 1/2 फैक्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।